नमस्कार। आज द्वितीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा के हिंदी विषय के क्रैश कोर्स के अंतर्गत आज हम शिक्षण विधियों के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है, पूरा क्रैश कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया है और अब आपकी परीक्षा भी बहुत नज़दीक है, इसलिए आज हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे कि शिक्षण विधियों के अंतर्गत हमने कितनी तैयारी की है, कितना पढ़ा है। भाषा शिक्षण विधियां, इनसे संबंधित हम प्रश्न देखते हैं। अनुकरण विधि किस कक्षा के स्तर के लिए उपयुक्त है? अनुकरण करना मतलब नकल, और नकल सबसे ज्यादा कौन करता है? बच्चे। तो छोटे बच्चे ही सबसे ज्यादा नकल कर सकते हैं और नकल करके ही सीखते हैं। इसलिए हम यहाँ से अगर इसको दिमाग में अपने बिल्कुल बैठा लें कि नकल करना बच्चों की आदत है, प्राथमिक स्तर पर ही ये विधि काम करती है। बच्चों को लेखन का अभ्यास कराने के लिए भी अनुकरण विधि ही सबसे अच्छी। आप जैसा लिखेंगे वैसा ही बच्चे देखकर लिखते हैं। छात्रों को नवीन परिस्थितियों से उचित सामना करने के लिए कौन सी पद्धति सही है? निरीक्षण पद्धति। आप उनका जितना ज्यादा निरीक्षण करेंगे वो नई नई चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे। इकाई विधि का दोष है, ये यांत्रिक है, क्योंकि जैसे बना दी हमें वैसे ही पढ़ाना पड़ता है। इकाई विधि का सबसे बड़ा गुण है, गुण क्या है? कि वो प्राकृतिक परिस्थितियों द्वारा कौशलों का विकास कराता है। प्रत्यक्ष विधि का द्वितीय भाषा सिखाने का, प्रत्यक्ष विधि का द्वितीय भाषा सिखाने का, प्रत्यक्ष विधि से द्वितीय भाषा सिखाने का कौन सा सिद्धांत नहीं है? देखिए, बातचीत द्वारा हम सीखते हैं, मौखिक अभ्यास द्वारा ही सिखाई जाती है कि ये पेन है, ये कलम है, ये मोर, ये जैसे ये डॉग है, ये कैट है। तो इसका मतलब है कि व्याकरण के द्वारा हम इसको नहीं सिखाते हैं। प्रत्यक्ष विधि से किस प्रणाली के दोष को दूर किया गया? व्याकरण अनुवाद। व्याकरण अनुवाद की जो विधियां थी उनको दूर करने के लिए ही प्रत्यक्ष विधि का शुरुआत की गई। प्रत्यक्ष विधि से संबंधित असत्य कथन है। व्याकरण सहायता का अभाव, इसमें व्याकरण की सहायता नहीं ली जाती, सही है। व्यावहारिकता का अभाव, व्यावहारिकता का पर बल दिया जाता है, ये तो सही है। अनुवाद का अभाव, हाँ सही है। सैद्धांतिकता पर बल दिया जाता है, बिल्कुल नहीं दिया जाता है। इसमें सिद्धांत बिल्कुल नहीं सिखाए जाते हैं, सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं होता है। तो हम देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा कथन सैनिक विधि से संबंध में गलत है? यह द्वितीय भाषा की शिक्षण विधि है, बिल्कुल सही है। इसमें सिद्धांतों की जगह कौशलों का अभ्यास कराया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सैनिक विधि में आपको बताया था कि एक नई परिस्थिति के लिए, एक अलग, एक विशेष विषय के लिए, एक विशेष स्थिति के लिए उनको तैयार किया जाता है, तो उन्हें मौखिक रूप से ही, व्यावहारिक रूप से ही सिखाया जाता है, अभ्यास कौशल कराए जाते हैं। मौखिक कथनों पर बल देती है, सही है। संवाद का अर्थ बताना, ये गलत है, अर्थ वर्थ नहीं बताया जाता है किसी का इसमें। प्राथमिक कक्षाओं में उच्चारण शुद्धि में उपयोगी विधि है वाचन विधि, छोटी कक्षा में, क्योंकि छोटे बच्चों को वो पढ़ो, पढ़ने के लिए कहोगे, जितना वो पढ़ेंगे, जितना बोलेंगे, उतना ही उनका उच्चारण सही होगा। कहानी की शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य हैं: ध्यान पूर्वक सुनने की क्षमता का विकास, मौखिक व लिखित आदि कौशलों को विकसित करना, कहानी लेखन में निपुणता, सही है। कहानी लिखना और बोलना और सुनना सब सिखाया जाता है, इसका मतलब इसका है सब। आगमन और निगमन विधियों का मिश्रित रूप कहलाता है विश्लेषणात्मक। आगमन निगमन विश्लेषणात्मक विधि में प्रथम कार्य होता है उदाहरण देना, क्योंकि आगमन सबसे पहले, इसमें हम उदाहरण देते हैं, फिर उदाहरण से नियम निकालते हैं। पाणिनि के अष्टाध्यायी पढ़ाने की कौन सी विधि है? सूत्र विधि। सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित नहीं है? सूत्र विधि में सिद्धांत से उदाहरण की ओर जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, पूर्ण से अंश की ओर नहीं जाते हैं, क्योंकि पूर्ण के अंश की ओर जाते हैं हम आगमन विधि से। सूत्र मतलब पहले नियम फिर उदाहरण, ये हो गया सूत्र विधि।
और आगमन पहले उदाहरण, और जो पहले उदाहरण होता है वो शिक्षा सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि प्रचलित है, भाषा शिक्षण की यंत्र विधि प्रचलित है किसमें? बोलने में। जितनी भी आंतरिक विधियां होती हैं, जो प्रयोगशालाएं होती हैं, वो बच्चों को वाचन कला में, बोलने में, पढ़ने में उनकी क्षमता का विकास करती हैं। भाषा शिक्षण की यंत्र विधि में कौन कौन से यंत्र? ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, सीताबद्ध सारे प्रयुक्त होते हैं। सहचर विधि में भाषा की इकाई अक्षर है। व्याख्या, क्योंकि सहचर मतलब किसी से मिला के, तो सबसे पहले बच्चों को चित्र के द्वारा अक्षर सिखाए जाते हैं। व्याख्यान विधि का अन्य नाम प्रवचन विधि है। व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ सबसे बढ़िया रहता है? प्रश्नोत्तर, क्योंकि हम व्याख्यान देते देते बच्चे कभी कभी बोर हो जाते हैं, इसलिए हम बीच बीच में प्रश्न करते रहते हैं, तो ज्यादा सही रहता है। छात्र वर्तनी की त्रुटि करते हैं, इसका कारण है असावधानी, तीव्रता, लिपि की अपर्याप्त जानकारी, अशुद्ध, सभी सही है। प्रदर्शन विधि किस स्तर पर उपयोगी है? प्रदर्शन विधि को हम किस स्तर पर मानेंगे? प्रदर्शन मतलब जो हमने आपको बताया था कि दिखाते हुए, हर चीज को प्रदर्शित करते हुए, चित्र को यहाँ एक्टिंग के द्वारा, अभिनय के द्वारा या चित्र के द्वारा, तो प्रदर्शन विधि को हम प्राथमिक स्तर पर ही प्रयोग करते हैं। निम्न में से प्रदर्शन विधि का दोष है, निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी है, बस ये दोष है कि बड़ी क्लास में इनका कोई मूल्य नहीं है। श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है वागेंद्रिय, वाग माने होता है बोलना, और श्रुत लेखन विधि से लेखन गति, स्पष्टता, एकाग्रता तीनों आते हैं। कौन सा दोष श्रुत लेखन विधि का नहीं है? सुलेख का महत्व कम, वर्तनी शिक्षण में कम प्रभावी, सुनकर समझने में कम प्रभावी। यही गलत है, क्योंकि सुनकर समझने में ही प्रभावी होती है। सुनकर समझने की शक्ति प्रदान करता है श्रुत लेखन विधि, सुनकर समझने की शक्ति प्रदान करता है। भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक कौन सा कार्य नहीं करता? निर्देशन करता है, नियंत्रण भी रखता है, रिकॉर्ड करना व देखना, रिकॉर्ड करना व देखना, रिकॉर्ड करना नहीं करता है, रिकॉर्ड देखता तो है। हर्वर्टीय विधि में शिक्षण के कितने पद बताए गए हैं? हर्वर्टीय विधि में पहले 4 पद बताए गए थे। हर्वर्टीय पंचपदी विधि में उनके शिष्य ने 1 पद जोड़ा, जो प्रस्तावना। हर्वर्ट विधि उपयोगी है ज्ञान के लिए, ज्ञान की वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि जो बहुत कुशल शिक्षक होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, वही इस विधि से शिक्षण कार्य संपन्न कर सकते हैं। और हर्वर्टी विधि से पढ़ाने के बाद बच्चों में भी ज्ञान की वृद्धि होती है। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए प्रयुक्त पाठ रूप है व्यावहारिक। सबसे बच्चे व्यवहार से ही सीखते हैं, जितना आप उनके सामने व्यवहार में दिखाएंगे वैसा ही बच्चे सीखेंगे। कविता का मुख्य लक्ष्य है कविता का सरल अर्थ बताना। प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए सर्वाधिक उपयोगी है चित्र कथाएं। बच्चों को चित्र के द्वारा, चित्र दिखा करके कथाएं सुनाना, जिससे बच्चे कहानी बनाना और लिखना सीखते हैं। मौन वाचन का उद्देश्य है विषय की ग्रहण शक्ति बढ़ाना, कक्षा को शांत रखना, विषय को रटाना, शिक्षक का काम करना, विषय की ग्रहण शक्ति बढ़ाना ताकि अच्छे से समझ में आए। छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम है महापुरुषों की कहानियां सुनाना, क्योंकि परियों की कहानी सुनाने से तो वो जादू वाली दुनिया में चले जाते हैं,
महापुरुषों की कहानी सुनाने से वो कल्पना सोचते हैं कि ऐसा करना चाहिए जैसे उन्होंने किया, और पौराणिक कथाएं तो उनको समझ में ही नहीं आएंगी। रसानुभूति की कविताएं भी छोटे बच्चों को समझ में नहीं आएंगी। गद्य शिक्षण में ज्ञान दिया जाता है रचना कार्यों के रूपों का, विषय वस्तु के साहित्य विधाओं का, भाषा तत्वों का। गद्य शिक्षण में सारी सब कुछ ही आता है। गृह कार्य का सिद्धांत है स्तर का, उद्देश्य का, उस स्तर का। उद्देश्य का किस सारे हैं, गृह कार्य का स्तर तो होता ही है, उद्देश्य भी है, बिल्कुल। उद्देश्य शिक्षा के उद्देश्य के पूर्ति के लिए गृह कार्य दिया जाता है, और बच्चे सही ढंग से ज्ञान सीखें इसका भी है। इसका मतलब इसका आएगा आपका सभी का। मौलिक अभिव्यक्ति की पाठ अभिव्यक्ति की कौन सी विधि उपयोगी नहीं है? मौलिक अभिव्यक्ति, मौलिक अभिव्यक्ति यानी कि बच्चे में जो स्वयं की क्षमता है, उस अभिव्यक्ति में, स्वयं की क्षमता की अभिव्यक्ति में क्या ऐसा क्या है इसमें जो बच्चे की स्वयं की क्षमता विकसित नहीं होती? देखिए, संवेद वाचन जब बच्चे एक साथ पढ़ेंगे तो उनकी कला निखर के आएगी। सस्वर वाचन में भी आएगी, मौन वाचन में भी। जब बच्चे चुपचाप बैठ के पढ़ते हैं तो वो ज्ञान को अलग अलग तरीके से अपनी मौलिकता के आधार पर ग्रहण करते हैं। केवल कविता में पाठ ऐसा है कि किसी की भी कविता को पढ़ लेना, सुना देना, याद करके सुना देना, वो उसमें मौलिकता नहीं होती है, मौलिकता के कम चांस होते हैं। बालकों में परिवर्तन हो सकता है जब शिक्षा के द्वारा, है ना, यहाँ पर जुड़ना चाहिए, शिक्षा के द्वारा। शिक्षा के द्वारा बालकों में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं, आत्मिक, सब तरह का परिवर्तन होता है। बालकों का सर्वांगीण विकास शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। सर्वांगीण में शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सब आता है। सर्वांगीण विकास। बालक अनुभवों के आधार पर अपने व्यवहार को बदलता भी है, सुधारता भी है, संशोधित भी करता है, यानी कि सारे कार्य करता है। जब हम भाषा पढ़ाते हैं तो हमारे लिए भाषा के पढ़ाने के उद्देश्यों को निर्धारित करना बहुत ही जरूरी होता है। उपलब्धि परीक्षाएं कमजोर छात्रों का पता लगाने के लिए की जाती है। आपको बता चुके थे कि उपलब्धि परीक्षा के द्वारा कमजोर छात्रों का पता लगाया जाता है, और निदानात्मक शिक्षण के द्वारा कठिनाइयों और समस्याओं का पता लगाया जाता है। और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा निवारण किया जाता है, उन कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में परीक्षण तथा मापन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परीक्षण तथा मूल्यांकन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यांत्रिक यथार्थता में यदि कोई परीक्षार्थी किसी शब्द पर 5 सेकंड से ज्यादा हिचकता है तो उसे दोबारा से शुरू करने का आदेश दिया जाता है कि दोबारा पढ़ो। हमारे ज्ञान की पहली सीढ़ी है मातृभाषा। निदानात्मक परीक्षाओं से विद्यार्थियों के स्तर का पता लगता है कि बच्चा किस स्तर का है, कितना कमजोर है, क्या कठिनाइयां हैं, क्या प्रशिक्षण सूत्र विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। श्रव्य सामग्री किस प्रकार की हो सकती है? दोनों ही होती है, लिखित भी, क्योंकि बहुत सारी लिखित सामग्री ऐसी होती है जिनमें ध्वनि होती है। ध्वनि युक्त लिखित सामग्री श्रव्य में आती है, और कथित तो होती ही होती है।
कथित माने कही हुई। सृजनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है, सृजनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है छात्रों को साहित्य सृजन की प्रेरणा देना, रचना में मौलिकता लाना, दोनों ही सही है, यही होगा। दोनों, छात्रों को नए सृजन की प्रेरणा देना रचनात्मक का कार्य है, सृजनात्मक का, और रचना में भी नई मौलिक रूप रचना करना। कक्षा में बोलने का ढंग होना चाहिए स्वाभाविक, स्वाभाविक रूप से बच्चों को बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसके अंतर्गत सुडौल एवं अच्छे वर्णों को लिखना, लेखन विधि, लेखन विधि के द्वारा ही अक्षरों को सिखाया जाता है सुडौल और सुंदर लिखना। भाषा पर पूर्ण अधिकार किस माध्यम से कर सकते हैं? लिखने से। हम जितना ज्यादा लिखेंगे, लिखने के द्वारा ही हम अच्छे से अच्छे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अध्यापक बोलता जाता है, छात्र बोली हुई सामग्री लिखता है। श्रुतलेख विधि में श्रुतलेख की शिक्षा के लिए अध्यापक को गद्यांश पद्यांश चुनते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोनों का भी, सरल, ज्यादा कठिन ना हो और ज्यादा सरल ना हो। वाचन की शुद्धता एवं उसकी, देखिए इसको ऐसे समझते हैं हम, क्योंकि श्रुतलेख है, बोलना है और बच्चे सुनकर लिख रहे हैं। क्योंकि कक्षा में सभी स्तर के बच्चे होते हैं, होशियार भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं और मध्यम भी होते हैं। अगर कठिन पाठ ले लिया तो कमजोर बच्चे एक भी शब्द नहीं लिख पाएंगे, सरल ले लिया तो जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं उनको उबाऊ लगेगा। इसलिए दोनों का ध्यान रखते हुए इसे चुनना चाहिए। वाचन की शुद्धता एवं उसकी सहायता से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? अच्छा वार्तालाप और संभाषण, दोनों ही कर सकते हैं। मौखिक और लिखित दोनों अभ्यास कराना क्यों आवश्यक है? दोनों के लिए, भाषा और शैली, भाषा और शैली दोनों का विकास होता है। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विचारों को व्यक्त करना, विचार शक्ति में वृद्धि, दोनों, ये भी दोनों ही आएंगे। सरल से कठिन की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर किस विधि में जाते हैं? आगमन में। क्योंकि जैसे सरल, पहले हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने लिखा आमाशय, ये सबको पता है। फिर कैसे बना, इसको तोड़ करके इसके नियम निकालने के लिए हम इसके टुकड़े करते हैं, तो ये है हमारे लिए सरल और ये हो जाता है कठिन। इसके नियम जो है वो पता नहीं होते हैं, इसलिए अ प्लस अ बराबर अ, ये कठिन है। तो आगमन विधि में हम सरल से कठिन की ओर जाते हैं और निगमन में हम कठिन से सरल की ओर जाते हैं। क्यों? निगमन में पहले हमारे पास नियम होते हैं जो कठिन होते हैं, हम पहले कठिन सीखते हैं और फिर सरल करते हैं उनको। उदाहरण में, विद्यार्थियों की मातृभाषा को कोई और हो, भले ही कोई भी हो, पर अगर हमें अपनी बात उसे सिखानी है और उसकी मातृभाषा कोई और है, मान लीजिए कोई अंग्रेजी वाली हमें हिंदी सिखानी है, कोई हिंदी है हमें अंग्रेजी सिखानी है, कोई उड़िया है हमें हिंदी सिखानी है, तो उसके लिए तुलनात्मक पद्धति सबसे अच्छी होती है, उसके शब्द और अपने भाषा के शब्दों की तुलना करते हुए। शुद्ध भाषा सीखने के लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है? व्याकरण के नियमों का, क्योंकि ये सारे व्याकरण में आ जाएंगे। अशुद्ध उच्चारण के क्या कारण है? ध्वनि का सही ज्ञान ना होना, कुछ अन्य शारीरिक विकृतियां, शुद्ध उच्चारण ना होने के कारण, दोनों ही है इसमें। यदि किसी छात्र का उच्चारण अशुद्ध हो रहा है तो अध्यापक को क्या चाहिए? सहानुभूति एवं धैर्य के साथ शुद्ध उच्चारण करने की आशंका जागृत करनी चाहिए। छात्र को उचित विषय का ज्ञान कराना चाहिए। ज्ञान कराने से उसका उच्चारण अच्छा नहीं होगा। शुद्ध उच्चारण हेतु विभिन्न क्रियाकलापों या योजनाओं का सहारा लेना चाहिए। इससे भी नहीं होगा, क्रियाकलाप से भी नहीं होगा, उसे बताना होगा कि तुम्हारा उच्चारण गलत है और तुम्हें अपने उच्चारण को सुधारने पर ध्यान देना है। तो इसका मतलब है कि पहला वाला ही सही होगा। अनुलेख का क्या अर्थ है? किसी लिखावट के, किसी की लिखी हुई चीज को देख करके लिखना। दैनिक पाठ योजना में यह बात नहीं होनी चाहिए, क्या? व्यापकता नहीं होनी चाहिए। पाठ्य वस्तु की रूपरेखा होती है, पाठ्य का उद्देश्य होता है और छात्रों का पूर्व ज्ञान भी होता है। शिक्षण की दृष्टि से भाषा के उद्देश्य सारे ही होने चाहिए, भाव प्रकाशन, भाव ग्रहण और संज्ञान विकास। मौखिक भाषा उपयोगी है। मौखिक भाषा व्याकरण के लिए, आत्माभिव्यक्ति के लिए, आत्माभिव्यक्ति के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए। दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग शिक्षा क्षेत्र में क्यों करते हैं? शिक्षा को
प्रभावशाली बनाने के लिए। पाठ्यक्रम का अंग्रेजी शब्द करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कुर्रेर शब्द से हुई थी। इसका अर्थ है दौड़ का मैदान। प्रायः सभी अध्यापक अपना दैनिक शिक्षण किस सोपान पर समाप्त करते हैं? सबको पता है, गृह कार्य पर। सबसे अंत में बच्चों को गृह कार्य दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण के आधार पर मॉन्टेसरी पद्धति का विकास हुआ। मॉन्टेसरी पद्धति मैडम मॉन्टेसरी की है और ये इटली भाषा से संबंधित, इटली की थी, इटली देश की। प्रस्तावना प्रश्न कब पूछे जाते हैं? पाठ के प्रारंभ में। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। शिक्षण की विधि के रूप में कौन सी विधि सर्वोत्तम है? अनुकरण विधि। अगर यहाँ व्याख्यान विधि होती तो वो भी सर्वोत्तम है। ये दो ही हम आपको पढ़ाते समय बता चुके हैं कि ये दोनों विधियां सर्वोत्तम है। पारंपरिक है और सबसे अधिक प्रयोग की जाती हैं। सबसे अधिक प्रयुक्त होती हैं। देखिए अच्छे शिक्षण के लिए अनिवार्य तत्व में है पाठ योजना, क्योंकि कार्य नियोजन बाद में होगा। संक्षिप्तता स्थिरता से कोई मतलब नहीं है। पाठ योजना होगी तो बढ़िया शिक्षण होगा। पाठ योजना के बिना छात्र में आत्मविश्वास नहीं जगता। कैसा पाठ योजना? सुनियोजित रूप से पाठ योजना। इकाई योजना आधारित होती है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। भाषा शिक्षण का प्रमुख कार्य है सभी चरित्र विकास करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, ज्ञान में वृद्धि करना। नहीं, सॉरी, सभी नहीं होगा। भाषा शिक्षण से मतलब नहीं है। ये सारे तो शिक्षण के प्रमुख कार्य हैं। भाषा शिक्षण का केवल एक ही काम है, ज्ञान में वृद्धि करना। बालकों की आवाज में भिन्नता का प्रमुख कारण है, सभी हो सकते हैं। शारीरिक संरचना का प्रभाव हो सकता है, भौगोलिक प्रभाव हो सकता है, सामाजिक प्रभाव, परिवार का वातावरण, बहुत सारे कारक होते हैं। उच्चारण के दोष का कारण नहीं है, भाषा की संरचना नहीं है, क्योंकि भाषा की संरचना से उच्चारण से कोई लेना देना नहीं है। ध्वनि अवयव में दोष हो सकता है, उसके बोलने में, जीभ में, कहीं भी हो सकता है। उसके बोलने की, गलत बोलने की आदत हो, प्रयत्न लागो, जल्दी जल्दी बोलने के कारण भी अशुद्ध उच्चारण हो सकता है। अशुद्ध उच्चारण का कारण है क्रोध में बोलना, भयभीत होकर बोलना, शब्दों को चबाकर बोलना। सभी हो सकता है। कभी कभी गुस्से में बच्चे गलत बोल देते हैं, कभी डर के मारे, कभी जल्दी जल्दी। भाषा कौशलों में सर्वप्रथम किस कौशल का विकास होता है? सर्वप्रथम उच्चारण का। शुद्ध उच्चारण की विशेषता है उच्चारण में मिठास, उच्चारण में लय, उच्चारण में स्पष्टता। बिल्कुल सारे होंगे। कक्षा 7 में पढ़ने वाला एक बालक उज्जवल को उज्जवल लिखता है, वर्तनी संबंधी त्रुटि का कारण है संयुक्त अक्षरों का ध्यान का अभाव, उच्चारण में दोष, अध्यापक द्वारा गलत लिखना। मेरे ख्याल से तो इसमें सारे ही होने चाहिए, क्योंकि अध्यापक गलत लिखे तो भी गलत उच्चारण करता है, उच्चारण में दोष होता है तो भी, और संयुक्त अक्षर लिखने की आदत नहीं होती। शब्द भंडार में वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा गद्य शिक्षण के द्वारा बच्चों को शब्द भंडार ज्यादा आता है। व्यापक अध्ययन की सामग्री, उपन्यास, एकांकी भाषाएं, सारे हैं। अच्छे मूल्यांकन परीक्षण की विशेषता, विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता, सारे ही हैं, सभी इसकी हैं। भाषा द्वारा अभिव्यक्त किए जाते हैं विचार। भाषा हमारे विचारों का आदान प्रदान करती है। भाषा के प्रमुख रूप तीनों हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। दृश्य बिंब और श्रुत बिंब के एकीकरण में मस्तिष्क में क्या बनता है? प्रत्यक्ष चीजें आती हैं। कोई चीज बच्चे ने पहले देखी
और फिर उसका नाम सुना, बच्चे ने कहीं जाकर गाय देखी और नाम सुना, तो प्रत्यक्ष रूप से गाय उसके मस्तिष्क में आने लगती है, प्रत्यक्ष बिंब बनने लगता है उसका। कुत्ते के भौंकने की आवाज से कौन सा बिंब बनेगा? श्रुत बिंब, उसकी आवाज का बिंब बनेगा, कुत्ते का नहीं बनेगा। आवाज का, दृश्य बिंब नहीं बनेगा, कुत्ते की आवाज, पता चलेगा कुत्ते की आवाज है। बोलने का विकास करने के लिए आप कौन सा कार्यक्रम करा सकते हैं? कौन सा कार्यक्रम प्रमुखता में आयोजित कराएंगे? यानी बोलने का विकास करने के लिए प्रार्थना सभा में समाचार पढ़ना, उत्सवों में भाषण सुनाना, अंत्याक्षरी प्रतियोगिता कराना, सभा में मौखिक विचार अभिव्यक्त। देखो चारों ही हैं जो बोलने के कौशल को विकसित करते हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रमुखता किसको दी जाती है? मौखिक विचारों की अभिव्यक्ति। अपने विचार जब बच्चे स्वयं से मौलिक रूप से व्यक्त करता है तो उसके जो कौशल का विकास होता है, बोलने के कौशल का, उच्चारण कौशल का, वो बहुत ज्यादा संभावना होती है विकसित होने की। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? छात्रों की इंद्रियों को क्रियाशील करने के लिए, क्योंकि हम जब पढ़ाते हैं तो बच्चे केवल सुनते हैं और बाकी इंद्रियां उनकी निष्क्रिय रहती हैं, कभी कभी सुनते भी नहीं है, निष्क्रिय हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बहुत सारी सामग्री, चार्ट है या कोई भी प्रोजेक्टर है या कोई भी चीजें हम प्रयोग करते हैं कक्षा में, तो बच्चों की और भी इंद्रियां, सारी पांचों इंद्रियां बच्चों की सुनते भी हैं, देखते भी हैं, ग्रहण भी करते हैं, महसूस भी करते हैं, सारी इंद्रियों के बारे में विकास होता है। भाषा शिक्षण में उद्योतन सामग्री ये केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसका मतलब ही है सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री को उद्योतन सामग्री। शिक्षक के ज्ञान में स्पष्टता लाना, बालकों के भावों को प्रेरित करना, पाठ्य वस्तु में स्पष्टता लाना, भाषा शिक्षण में योगदान करना। ये तो बड़ा कठिन प्रश्न हो गया। शिक्षक के ज्ञान में नहीं, शिक्षक के लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और भाषा शिक्षण में योगदान ये भी नहीं हो सकता। अब इन दो में से देखिए, कभी भी प्रश्न इस तरह के आते हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, दो नेगेटिव होते हैं, दो पॉजिटिव होते हैं। पहले तो दो नेगेटिव को अगर आप निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉजिटिव तक पहुंचने में, सही उत्तर पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है। तो देखिए हम यहाँ पर अब दो बचे, बालकों के भावों को उत्प्रेरित पाठ्य वस्तु में स्पष्टता लाना। अब इस पर यह बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि बालकों के भावों को उत्प्रेरित करते हैं कि विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। दोनों ही सही लग रहे हैं। जब दोनों सही लगे या चारों सही लगे तो हमें पहुंचना है उस ऑप्शन पर जो सबसे अधिक सटीक और सबसे अधिक सही होता है, क्योंकि शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कभी कभी चारों ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन चारों में हमें फिर वहां सटीक, सही और प्रमुख देखना पड़ता है। तो पाठ्य वस्तु स्पष्ट होती है, ये भी सही है, ये दो तो बिल्कुल गलत है। शिक्षक में स्पष्टता लाना कोई मतलब नहीं, भाषा शिक्षण में योगदान करना कोई मतलब नहीं। बालकों के भावों को उत्प्रेरित करना, अब विषय वस्तु को स्पष्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि पहले बालक उस ज्ञान को अपने भावों में बिठाएं, भावना से उसको महसूस करें, सीखें, समझें, फिर पाठ्य वस्तु तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व है। उपचारात्मक शिक्षण का महत्व त्रुटियों का पता लगाने में, विषय की स्पष्टता करने में, पिछड़े छात्रों को सामान्य, यानी कि उपचार का लगभग सभी हो जाएगा। भाषाई कौशल का सही क्रम है, पहले सुनते हैं बच्चे, सबसे पहले हम सुनना सीखते हैं, फिर बोलना, फिर लिखना, पढ़ना और फिर लिखना। लिखना सबसे लास्ट में सीखते हैं। यह कार्लवेल कुक ने किस विधि का प्रवर्तन किया था? मौन वाचन विधि। निदानात्मक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो जाए। गृह कार्य का सबसे बड़ा लाभ है छात्रों में स्वाध्याय की आदत का विकास। हाँ, यही होगा। भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का प्रयोजन है भाषा के प्रति रुचि जागृत करना, विषय की जांच करना, अगली कक्षाओं में क्रमोन्नत करना। सारे ही होंगे सब। मूल्यांकन एक बहुत बड़ी सतत व्यापक प्रक्रिया है जिसमें
परीक्षा भी ली जाती है, वो भी मूल्यांकन का एक अंग है। जांच की जाती है, वो भी एक अंग है। बच्चों को आगे की कक्षा में भेजा जाता है, वो भी मूल्यांकन का अंग है। और निरीक्षण किया जाता है, वो भी मूल्यांकन का अंग है। परीक्षा जांच करने के बाद अपना निर्णय देना भी मूल्यांकन का ही अंग कहलाता है। बहुत व्यापक प्रक्रिया है। भाषा शिक्षण के मूल कौशलों के अधिगम की दृष्टि से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसे? मूल कौशलों के अधिगम की दृष्टि से इनमें से सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। शुद्ध उच्चारण के ज्ञान को, शुद्ध वर्तनी के अभ्यास को, मौखिक अभिव्यक्ति को। अधिगम की दृष्टि से यानी भाषा शिक्षण के जो मूल कौशल हैं उनमें सबसे ज्यादा किसे सिखाना चाहिए? शुद्ध उच्चारण के ज्ञान को, शुद्ध वर्तनी। मेरे ख्याल से तो मौखिक ही होना चाहिए। और मौखिक अभिव्यक्ति होगी, मौखिक अभिव्यक्ति तभी होगी जब उसका बोलने की क्षमता सही होगी, बोलने का कौशल विकसित होगा। तो बोलने का कौशल कौन सा हो गया फिर? आपका 5 कौशल है ना आपके, उच्चारण कौशल, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, लेखन कौशल और अभिव्यक्ति कौशल। इसमें से तो फिर आपका उच्चारण कौशल ही प्रमुख होना चाहिए ना इसमें, है ना। शुद्ध उच्चारण के ज्ञान को यही आना चाहिए फिर। मूल्यांकन का अर्थ है जांचना, पुराना, परीक्षा करना, निर्णय देना। मूल्यांकन का सही अर्थ है निर्णय देना, किसी चीज पर अपना निर्णय देना, एक सही अर्थ है इसका, सही या सटीक अर्थ हम कह सकते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत जांचना, परीक्षा करना ये सब आता है, ये तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मूल्यांकन का अर्थ पूछा, ये नहीं पूछा कि मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या आता है। प्रश्न है मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है, तो निर्णय देना। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है शिक्षण सामान्य सिद्धांत का ज्ञान होना, शिक्षण सूत्र की जानकारी होना, पाठ योजना बनाना, सारे ही होने चाहिए इसमें। उच्च प्राथमिक स्तर पर देखो, हमेशा हमें प्रश्न देखते समय ये ध्यान चाहिए, ये ध्यान देना है कि किस स्तर पर प्रश्न पूछा जा रहा है, किस स्तर के बच्चों के लिए, क्योंकि पूरी शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित है। अगर प्राथमिक स्तर पूछा है तो हमें उस हिसाब से उत्तर देना होगा। हम केवल सही को देख करके उत्तर देंगे तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। आत्मविश्वास की भावना पैदा करना, अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना, उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करना, गृह कार्य की प्रेरणा देना। तो देखिए गृह कार्य तो सबको ही होता है, छोटे स्तर में ही होता है। तो यहाँ पर चूंकि उच्च प्राथमिक है इसलिए अधिगम के प्रति रुचि पैदा करना। शिक्षण में श्रव्य सामग्री का महत्व इसलिए है कि यह शिक्षण को रोचक बनाती है, शिक्षण को सरल बनाती है, शिक्षण को जीवंत बनाती है। सहायक सामग्री से शिक्षण जीवंत होता है, यानी कि बच्चों के लिए समझना बहुत ही सरल और हृदयंगम हो जाता है। भाषा शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण गुण है शुद्ध उच्चारण। अगर उच्चारण सही होगा तो सब बढ़िया हो जाएगा। भाषा, अगर टीचर को, शिक्षक को बहुत कुछ आता है, बहुत ज्ञान है, बहुत बढ़िया प्लान बनाया है, बहुत विषय का विशेषज्ञ है, और अगर उच्चारण शुद्ध नहीं है, बोलने में आवाज साफ नहीं आ रही है या सुनाई नहीं दे रही है, बच्चे समझ नहीं रहे हैं, तो सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। तो भाषा शिक्षा में निदानात्मक शिक्षण क्यों किया जाता है? बच्चों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए, कठिनाइयों का, ना कि कमजोरियों का। कमजोरियों का पता तो किसमें लगाया जाता है? उपलब्धि शिक्षण में। मूल्यांकन की गुणात्मक परीक्षा में शामिल नहीं है। गुणात्मक मतलब जो हो उसके व्यक्तिगत परीक्षा, गुणात्मक मतलब व्यक्तिगत विशेषता। तो मौखिक नहीं होगा क्योंकि ये परिमाणात्मक परीक्षा में आता है। मूल्यांकन की परिमाणात्मक परीक्षा में शामिल नहीं है निरीक्षण, ये गुणात्मक में आएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार में शामिल नहीं है। वैकल्पिक होता है, सत्य असत्य होता है, ये नहीं है। व्याख्यात्मक
ये निबंधात्मक परीक्षा में आता है। मूल्यांकन किस शिक्षण में आवश्यक है? दोनों में ही मूल्यांकन होता है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है अपारदर्शिता, क्योंकि पारदर्शिता होता है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। बच्चों का भार कम करना, बच्चों की उपलब्धियों का मूल्यांकन, बालकों को तनाव मुक्त वातावरण प्रदान करना, बालकों को अनदेखा करना ये नहीं है, क्योंकि बाल केंद्रित है। मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन बाल केंद्रित ही है। तो जब बाल केंद्रित है तो बालकों को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? सीई का प्रावधान सबसे पहले एनसीएफ ने रखा। सीसीई व्यवस्था किसके द्वारा लागू हुई? सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा अंक प्रणाली को ग्रेडिंग में 2010 में बदला। 2009 में कक्षा 9 से शुरू किया और फिर 2010 में उन्हीं बच्चों का कक्षा 10 में ग्रेडिंग आई। 81-90 अंक के लिए ग्रेड है। देखिए इसका चार्ट हमने आपको बनवा दिया था। सीधे से 90 से 100 का A1 या A+ होता है। तो 81 से 90 का A होगा, A2 होगा या फिर A होगा। तो A2 ये है। श्रव्य सामग्री में शामिल नहीं है। रेडियो श्रव्य सामग्री है, ग्रामोफोन श्रव्य सामग्री है, लिग्माफोन है, बुलेटिन नहीं है, क्योंकि ये बोर्ड है। बोर्ड जो होता है, बुलेटिन बोर्ड या किसी प्रकार का बोर्ड दृश्य सामग्री में आता है। दृश्य सामग्री में शामिल नहीं है। सॉरी, दृश्य सामग्री में शामिल है, सारे हैं। कठपुतली, छायाचित्र, प्रोजेक्टर सब दृश्य है। टेलीविजन दृश्य श्रव्य सामग्री है। भाषा शिक्षण में एक रूपता लाने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। सर्वाधिक बताया था आपको हमने, पाठ्य पुस्तकें। एक रूपता लाने के लिए पाठ्य पुस्तकें ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामग्री है। इस तरह से हमारी ये शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप मेहनत करें, पढ़ते रहें। 9 सितंबर को, आने वाले 9 सितंबर को आपका एग्जाम है। अब आपके पास मुश्किल से 10 से 15 दिन है। अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। जो भी रह गया है, अभी ये क्रैश कोर्स लगभग हम अपनी तरफ से पूरा कर चुके हैं। हमारे इंस्टीट्यूट ने आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया था, जो हमने अपने तरफ से अपना वादा पूरा किया। पूरी तरह से मेहनत के साथ पूरा कोर्स प्रश्नोत्तरियों के साथ, हर टॉपिक के साथ प्रश्न उत्तर देते हुए आपके साथ पूरी तरह से हमने ईमानदारी बरती। अगर और भी कुछ प्रश्न रह गए होंगे किसी टॉपिक से संबंधित, या हमें कुछ लगेगा कि कोई नए प्रश्न लाके आपको अभी एग्जाम से पहले एक बार और बताना चाहिए, तो फिर किसी दिन हम किसी कक्षा में आपके सामने फिर कोई नई प्रश्नोत्तरी लेकर के आएंगे, या बिल्कुल पूरा शिक्षण विधि और 2nd ग्रेड के पूरे विषय से संबंधित 100 प्रश्न की प्रश्नोत्तरी भी हम आपके सामने उपस्थित कर सकते हैं। पूरा प्रयास हमारा रहेगा। आप तब तक इंतजार करें और पढ़ाई करें, मेहनत करें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।